इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। मंगल 26 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर मुतनाज़ बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम ममालिक बैक वक्त मुआहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत करें। उनका कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक इस अमल का हिस्सा बने। ट्रंप ने मजीद दावा किया कि अगर यूरेनियम अमेरिका के हवाले ना किया गया तो ईरान के साथ मिलकर इसे वहीं तबाह किया जा सकता है। इसी तनाज़ुर में ये सवाल भी ज़ेर बहस है कि ट्रंप ने ईरान मुआहिदे को इसराइल को तस्लीम करने से क्यों जोड़ा है, और क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान इस दबाव के तहत कोई किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी फौज की जानिब से जनूबी ईरान पर नए हमलों की इतलात हैं, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई का कहना है कि अमेरिका को खित्ते में अपने अड्डों के लिए कोई महफूज मुकाम नहीं मिलेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात में कौन सी अहम रुकावटें सामने आ रही हैं, जो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी मजीद पेचीदा बना रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल उन कई नुकात में से एक है जो मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट बने हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फौज हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सख्त हमला करके उसे क्रैश करेगी। דוד המלך לפני למעלה מ-3,000 שנה, כמובן שהיה לנו עוד רקע קודם לכן לאברהם אבינו. यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान की जंग के असरात के बाइस आलमी सतह पर फिजाई दिफाई निज़ाम तेजी से नायाब हो रहे हैं। Massive attacks of drones and missiles from Iranian side, so this is understandable. The challenges are also understandable. I'm just underlining, I'm not accepting this will be. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे चीन के दौरान TTP, कश्मीर के मामले और चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बातचीत हुई है। सवाल यह है कि इस दौरे में क्या पेशरफ्त हुई है। From the Karakorum highway that connects our two countries to our joint endeavor CPEC 2.0, the cooperation between China and Pakistan has been growing in scope, dimension and substance, delivering tangible benefits to our two peoples. मकबूजा मगरबी किनारे के एक गांव में बच्चों का स्कूल जाना भी एक जिद्दोजहद बन चुका है, जहां रोजमर्रा जिंदगी सिक्योरिटी और पाबंदियों के साए में गुजर रही है। वो नहीं चाहते कि हम स्कूल जाएं। क्यों? वो चाहते हैं कि सिर्फ उनके बच्चे पढ़े लिखें और स्मार्ट बने, हम कुछ भी न सीख सकें और वो हमसे ज्यादा तालीम याफ्ता हों। सऊदी अरब के वियन 2030 के तहत होने वाली मुआशी तब्दीलियों को बाज़ नाक़दीन सब्ज़ बाग दिखाने से ताबीर कर रहे हैं। सवाल यह है कि मोहम्मद बिन सलमान के $1 खरब के मंसूबे अपने अहदाफ तक कैसे पहुँचेंगे। هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर जैकब आबाद में एक अफसोसनाक वाक़े में मोहब्बत की शादी के तनाज़े पर पूरे गांव को जलाने के इल्ज़ामात सामने आए हैं। हकीकत क्या है, जानेंगे आज के सैरबीन में। कभी भी जिक्र नहीं हुआ था तो को रिश्ता दो। हम खानदानी आदमी हैं, हम पर्देदार हैं, हमारी बेटी को बयान दे रहे हैं, हम कभी हमारी औरतें बाहर नहीं जाती हैं। तो उन्होंने फतवा जारी किया कि चलो उधर सारे गांव को जो न जलाओ और आग दो, और मलार और उसका बेटा जो भी नजर आए उसको कत्ल करना। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में रेलवे ट्रैक पर होने वाले धमाके के नतीजे में कितना माली नुकसान हुआ। ये वो गाड़ियां हैं जो कि इस जोरदार धमाके के नतीजे में तबाह हो गई हैं। इन गाड़ियों में आग बड़ा कुटी, इसकी वजह से ये तमाम गाड़ियां नाकारा हो गई। अमेरिका में कारकर्दगी बढ़ाने वाली अद्वियात के इस्तेमाल की इजाज़त पर बहस जारी है। क्या ये खेलों की दुनिया में एक नया इनकलाब है या मुकाबले की रूह के लिए खतरनाक रुझान? अमेरिका के शहर लास वेगस में होने वाले इन मुकाबलों में दौड़, तैराकी और वेट लिफ्टिंग समेत कई मुख्तलिफ खेल शामिल हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी कानूनी तौर पर मंजूर शुदा कारकर्दगी बढ़ाने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें टेस्टोस्टेरोन और इंसानी अफजाइशी हार्मोन भी शामिल हैं।
طویل علاج کے دن ختم ہونے کی امید، کینسر کی نئی دوا کے ابتدائی طور پر حوصلہ افزا نتائج۔ اس دوا کا نیا ٹیکہ برطانیہ بھر میں دستیاب ہوگا۔ سرکاری سطح پر اس کی قیمت خفیہ رکھی گئی ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈرپ والے علاج کے برابر ہی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پہلے جبرن لاپتہ ہونے والے نوجوان کی کہانی ایک بار پھر سرخیوں میں ہے، جس کی موت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اسد مینگل بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل کے بڑے فرزند اور سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل کے بڑے بھائی تھے، جن کی عمر 19 سال تھی اور وہ کراچی میں نیشنل کالج میں زیر تعلیم تھے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں اور رپورٹس بھی آج کے سیربین میں شامل ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کو ابراہیمی معاہدوں کی توسیع سے جوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے تحت مسلم اکثریتی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ابراہیمی معاہدوں سے مراد وہ سفارتی فریم ورک ہے جس کے تحت مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ سن 2020 میں ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے دوران متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے ان معاہدوں پر سائن کیے تھے، جس کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ تاہم اب نئے ابراہیمی معاہدوں کی بات ہو رہی ہے، جن میں سعودی عرب، پاکستان، قطر، ترکی، مصر اور اردن جیسے ممالک کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق یہ عمل ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے اور خطے کے استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس اعلان کے بعد خطے میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، تاہم بیشتر متعلقہ ممالک نے یا تو خاموشی اختیار کر رکھی ہے یا ماضی میں یہ موقف دہرا چکے ہیں کہ اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو اور جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ پاکستان نے بھی ماضی میں واضح کیا ہے کہ وہ ابراہیمی معاہدوں کا حصہ نہیں بنے گا۔ سفارتی حلقوں کے مطابق اسلام آباد کا موقف مستقل رہا ہے اور اس میں فوری تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا، تاہم بعض ماہرین کے مطابق اگر سعودی عرب اپنے موقف میں تبدیلی کرتا ہے تو خطے میں دباؤ کی صورتحال بدل سکتی ہے۔ For this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds al-Sharif, Jerusalem as its capital, and then see how this state has relationship with other countries. دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایران میں موجود افزودہ یورینیم یا تو فوری طور پر امریکہ کے حوالے کیا جائے گا تاکہ اسے وہاں لے جا کر تباہ کیا جا سکے، یا ایران کے ساتھ مل کر وہیں کسی اور قابل قبول مقام پر تباہ کیا جائے گا، جبکہ جوہری توانائی کمیشن یا اس کے مساوی ادارہ اس عمل کا مشاہدہ کرے گا۔ ٹروتھ سوشل پر ایک اور پوسٹ میں انہوں نے 2 خاکے شیئر کیے، ایک پر نقدی کا ڈھیر پڑا ہے اور لکھا ہے اوباما کی ایران پالیسی، جبکہ دوسرے خاکے میں امریکی پرچم بردار بحری جنگی جہاز دکھایا گیا ہے جو بمباری کر رہا ہے۔ اس پر تحریر ہے ٹرمپ کی ایران پالیسی۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد ایران پر امریکی حملوں اور خطے میں کشیدگی کی اطلاعات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جبکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جوہری مذاکرات بھی جاری ہیں، مگر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جنوبی ایران پر نئے حملے کیے ہیں جن میں ایرانی میزائل تنصیبات اور ان کشتیوں کو ہدف بنایا ہے جو بارودی سرنگیں بچھانے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے اپنے دفاع میں کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد اپنے فوجیوں کو ایرانی فوج کی جانب سے لاحق خطرات سے بچانا تھا۔ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی فوج جنگ بندی کے دوران تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن تنازع کے خاتمے کا کوئی معاہدہ فوری طور پر متوقع نہیں۔ دوسری جانب ایران کے خبر رساں ادارے تسنیم نے رہبر اعلیٰ مجتبی خامنہئی کا پیغام جاری کیا ہے۔ اپنے طویل پیغام میں مجتبی خامنہئی نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ میں ایران کی کامیابی کا دعویٰ کیا۔ بیان کے مطابق ایرانی رہبر اعلیٰ نے کہا کہ وقت پیچھے نہیں لوٹے گا اور خطے کی اقوام اور سرزمینیں اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اس خطے میں امریکہ کو اپنے فوجی اڈوں کے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں ملے گا۔
अपने पैगाम में खामनेई का कहना था कि इसराइल का वजूद खात्मे के करीब है और वो अगले 25 वर्ष नहीं देख सकेगा। तज्जियाकारों के मुताबिक ट्रंप की ये हिकमत अमली एक तरफ इसराइल की हिमायत को वुसअत देने की कोशिश है तो दूसरी तरफ ईरान पर दबाव बढ़ाने का एक नया सियासी बयानिया भी हो सकता है। ताहम खित्ते के कई ममालिक अब भी मोहतात हैं और फौरी तौर पर किसी बड़े सिफारती मोड़ का इम्कान कम दिखाई देता है। ये मामला अब सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल, ताकत के तवाज़न और फ़लस्तीन के मसले से जुड़े एक बड़े सियासी सवाल में तब्दील होता जा रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से वजारत मवासलात को ये हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि मुल्क में इंटरनेट को दिसंबर 2025 से पहले की हालत पर बहाल कर दिया जाए। नायब वज़ीर मवासलात ने तस्दीक की है कि सदर का हुक्म उन तक पहुंच चुका है और ये इकदाम अवाम के हक की बहाली और अवामी एतमाद की तरफ एक कदम है। ईरान का ये भी कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है लेकिन अभी इतनी जल्दी किसी मुआहदे का इम्कान नहीं। तज्जियाकार जू इनवुड ने वजाहत की है कि अहम रुकावटें अब भी बरकरार हैं जिनमें आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल और ईरान का जोहरी प्रोग्राम भी शामिल है। जो इनवुड की रिपोर्ट समीद ककरों की ज़बानी। जंग शुरू होने से पहले ये आबी गुज़रगाह आलमी माईशत के लिए एक निहायत अहम शाहरग थी जहां से दुनिया के 20% तेल और गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अब आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए अमन मुज़ाकरात में एक अहम नेगोशिएटिंग टूल और इसके लिए एक ताकतवर हथियार बन गई है। तेहरान में माजी की फौजी कामयाबियों के जश्न के लिए होने वाली एक रैली में पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम क्यों संभालना चाहिए? इसलिए कि हम खलीज फ़ारिस में किसी फ़ौजी हमले को नहीं चाहते। हम इन्वेजन को रोक चुके हैं। हमने अदम तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म किया है। आबनाए हुर्मुज़ को बदअमनी और फ़ौजी हमलों को रोकने के लिए बंद किया गया है। लेकिन अमेरिका के लिए ये एक रेड लाइन क्रॉस करने जैसा है। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल उन कई नुकात में से एक है जो मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट बने हुए हैं। सदर ट्रंप की एक ऑनलाइन पोस्ट के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि मुआहिदा बड़ी हद तक तय हो चुका है, कई घंटों तक क्यास आराइयाँ जारी रहीं। अभी तक अवामी सतह पर कुछ जाहिर नहीं किया गया लेकिन अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक मुमकिना मुआहिदा इन नुकात पर मुश्तमिल होगा। 60 दिन की जंगबंदी में तोसी, आबनाए हुर्मुज़ को बगैर टैक्स या टोल के दोबारा खोलना, ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी पाबंदी का खात्मा, इक्तिसादी पाबंदियों के खात्मे पर मुज़ाकरात और ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत का अज़्म। यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि ये आखिरी नुक्ता ईरान का जोहरी प्रोग्राम ही इस जंग की बुनियादी वजह था, जैसा कि अमेरिका के वजीर खारजा ने इंडिया के दौरे के दौरान कहा। हतमी मकसद यह है कि ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल न कर सके। ईरान को कभी जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। सदर इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह हैं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। इसके बाद मुआहिदा तकरीबन तय पा जाने के बयान के एक दिन बाद सदर ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि किसी ने भी हमारे मुआहिदे को नहीं देखा और ना ही कोई जानता है कि वो क्या है। ये अभी मुकम्मल तौर पर तय भी नहीं पाया, लिहाजा उन लूजर्स की बात न सुने जो किसी ऐसी चीज पर तनकीद कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं। इस सब के दौरान लबनान में जंगबंदी सिर्फ नाम की हद तक है। इजराइल ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, जबकि हिजबुल्लाह शुमाली इजराइल पर हमले कर रही है। अगर वसी पैमाने पर अमन कायम करना है तो ये सूरत हाल भी खत्म करनी होगी। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि वो लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले तेज करे और उसे कुचल दे। BBC फारसी के मुताबिक उन्होंने हिजबुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ड्रोन हमलों के जरिए इसराइली फोर्सेस को निशाना बना रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि फौज हिजबुल्लाह पर सख्त हमला करेगी। היינו צריכים להילחם עליה. היינו עצמאים, נאלצנו להילחם גם בכובשים, לפעמים הצלחנו, לפעמים לא הצלחנו. उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल इस ग्रुप के साथ अभी तक हालत जंग में है और हालिया हफ्तों में हिजबुल्लाह के 600 अरकान को हलाक कर चुका है। नेतन्याहू के मुताबिक हम हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमलों को मजीद बढ़ाएंगे और हम रुकेंगे नहीं। इसी दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि ईरान जंग के बाइस बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले निज़ाम अब दुनिया भर में नायाब हो गए हैं, ताहम हमें कोई हल तलाश करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन का फिजाई दिफा का निज़ाम मजबूत बनाना उनकी बुनियादी तरजीह है। यूक्रेन के सदर ने अपने मुल्क के लिए मजीद हिमायत के इम्कान पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइलों के दिफाई निजाम की पैदावार तेज करने की कोशिश कर रहा है। सदर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि यूरोप माली लिहाज से हमारी मदद कर रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के दिफाई निजाम की पैदावार बढ़ाने के लिए अमेरिका की मजबूत क़यादत की भी फौरी जरूरत है। Who are now, which are now under attacks, massive attacks of drones and missiles from Iranian side. So this is understandable. The challenges are also understandable. I'm just underlining, I'm not accepting this will be. चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को अपना पुराना दोस्त करार देते हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात को हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के तौर पर मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया है। ये मुलाकात पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुई, जहां दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का इरादा किया। चीन ने वाज़ेह किया कि बदलती आलमी सूरत हाल के बावजूद वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। बीजिंग ने इस मौके पर ज़राअत, सनत, मसनूई ज़हानत और अफरादी कुव्वत की तरबियत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ममालिक ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC को मजीद वुसअत देने और गवादर बंदरगाह और कराकरम हाईवे जैसे मंसूबों को आगे बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। An even closer China-Pakistan community with a shared future in a new era. Work for more results in our all-weather cooperation, better benefit the two peoples, contribute to regional peace and stability, and set an example for building a community with a shared future among neighboring countries. Thank you. Your Excellency, Honorable President Xi Jinping, a great friend of Pakistan and a great friend of peace-loving humanity. मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी ताउन भी अहम मौजू रहा। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत पर जोर देते हुए इसे दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तान ने इस हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। And Your Excellency, I want to assure you that together we will build this relations in times to come from strength to strength. And together we have carved out a plan, a year-long celebrations of our 75 years of our diplomatic relations, which will मुश्तरका एलामिया में ताइवान, कश्मीर और इलाकाई तनाज़ात पर दोनों ममालिक के मौक़िफ़ की तौसीक भी की गई है। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की हिमायत दोहराई, जबकि चीन ने कश्मीर मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। इसी दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी में चीन ने पाकिस्तान के इलाकाई अमन के किरदार को सराहा, खासतौर पर ईरान से मुतल्लक सिफारती कोशिशों का हवाला देते हुए। Through you, I would like to express warm regards to the Pakistani people. Field Marshal Munir, also welcome to China. I know that you just came back from Iran for positive efforts to mediate for peace. We appreciate the constructive role of Pakistan. दूसरी जानिब मुलाकातों के दौरान टेक्नोलॉजी और डिजिटल मईशत के शोबे में भी अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पाकिस्तान और अली बाबा के दरमियान ताउन के मुआहदे पर बात हुई है। शहबाज शरीफ के 4 रोज़ा दौरे पर उन्होंने मुतअद्दिद चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें की, जिनमें अली बाबा के सरबराह जूसाई भी शामिल थे। इस दौरान पाकिस्तान की वजारत IT और अली बाबा के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में मफाहमती याददाश्त तय पाई, जिसका मसवदा इतलात के मुताबिक मसनूई ज़हानत यानी AI की मदद से तैयार किया गया था, जिसे दोनों फरीकैन ने एक अलामती डिजिटल पेशरफ्त करार दिया। And that's something that we really admire, given that Pakistan played a very crucial role in putting together the ceasefire between Iran and the United States. I think the whole world should be thankful to you and your government and your country for doing great work. Today, we are trying to do a few agreements and MOUs between Alibaba Group and your government and your companies in Pakistan. तजियाकारों के मुताबिक ये दौरा न सिर्फ पाक चीन ताल्लुकात की रिवायती मजबूती को जाहिर करता है, बल्कि इसमें CPEC के अगले मरहले सिक्योरिटी तावन और डिजिटल मईशत जैसे नए जाविये भी नुमाया हो गए हैं।
यूं बीजिंग में होने वाली ये मुलाकात एक बार फिर इस तासुर को मजबूत करती है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मुआशी और टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। 5, human capital. Those are the 5 areas that we hope to work with you, to cooperate with you on. The hallmark of your government is to balance the geopolitical situation and economic development, especially exports, bringing in more revenue for the country, as well as your digital transformation. So I think those are important priorities that we really recognize. मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी देहात सिर्फ ज़मीन के तनाज़े का सामना नहीं कर रहे बल्कि अब उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, बच्चों की तालीम और बका भी ख़तरे में पड़ चुकी है। उम्मुल खैर नामी एक छोटे से फ़लस्तीनी गांव के बिल्कुल बराबर इसराइली आबादकारों ने एक नई गैर कानूनी बस्ती कायम कर ली है, जबकि खुद इस गांव को भी इसराइली हुकाम की जानिब से मिसमारी के खदशात लाहक हैं। गुज़िश्ता एक माह से आबादकारों और इसराइली फौज की कार्रवाइयों के बाइस गांव के बच्चों को उनके करीबी स्कूल जाने से रोका जाता रहा, जिनकी तस्वीर ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। मगर उम्मुल खैर तनहा नहीं। मगरबी किनारे के वसी देहाती इलाकों में ऐसी धमकियां और बेयकीनी अब रोजमर्रा हकीकत बनती जा रही है। अमीर नादिर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं एहसन महमूद। सुबह सवेरे नए पड़ोसी भारी मशीनों के साथ और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में आए हैं। फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक में एक गैर कानूनी इजरायली बस्ती को बड़ा किया जा रहा है। काम कल रात 2 बजे शुरू हुआ। हम इन मशीनों को यहाँ देखकर हैरान रह गए। वो अपने पीछे ये मोबाइल होम्स भी साथ लाए। उन्होंने बहुत तेजी से काम शुरू किया। कल तक ये पहाड़ी बिल्कुल खाली थी। अब ये आबादकार आधी रात को भारी मशीनों के साथ यहाँ आए और ये 6 मोबाइल होम्स लगा रहे हैं। इस गांव उम्मुल खैर के फ़लस्तीनी रिहायशी यहाँ 1948 से रह रहे हैं। इनका कहना है कि ये नई तोसी एक मंसूबे का हिस्सा है ताकि गांव के 300 बाशिंदों को इनके घरों से निकालने पर मजबूर कर दिया जाए। उम्मुल खैर गांव में किसी किस्म की सहूलत नहीं है। ये एक सादा सा गांव है। सेटलर्स ने हमारी सारी ज़मीन छीन ली है। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। खलील कहते हैं कि आबादकारों का मंसूबा इनके घरों को घेरना और गांव को 2 हिस्सों में बांटना है। हम सेटलर से इनके इरादे पूछने की कोशिश करते हैं। क्या प्लान है? क्या आप फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इस गांव को तवील अरसे से खतरा लाहक है, लेकिन अब इसके बच्चे भी मुतासरीन में शामिल हैं। फुटबॉल के मैदान पर अचानक छापों से इन्हें डराया धमकाया जाता है। 1 माह पहले ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। अब कई हफ्तों से यहाँ के 55 बच्चों को खारदार तारों और मुसल्लह फौजियों के जरिए स्कूल पहुँचने से रोका जा रहा है। वो नहीं चाहते कि हम स्कूल जाएं। क्यों? वो चाहते हैं कि सिर्फ उनके बच्चे पढ़े लिखें और स्मार्ट बने, हम कुछ भी ना सीख सकें और वो हमसे ज्यादा तालीम याफ्ता हों। हम दुनिया को जो पैगाम देना चाहते हैं वो ये है कि उम्मुल खैर गांव को गिराना बंद किया जाए, और दूसरी बात, हम स्कूल वापस जाना चाहते हैं। लेकिन अब इस गांव को हुक्काम से भी खतरा है। ये गांव तकरीबन 80 साल से यहाँ मौजूद है और रिहायशियों का कहना है कि वो इस ज़मीन के मालिक हैं। इजरायली हुकाम इनके इस दावे को नहीं मानते और आने वाले दिनों में ये फैसला करने वाले हैं कि आया इस गांव को गिरा दिया जाए या नहीं। इस गांव को किसी भी वक्त गिराए जाने का खतरा है और उसे रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम बस इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हालात चाहे जैसे भी हों और हुकूमत का फैसला जो भी हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम अपनी ज़मीन छोड़ कर चले जाएं। हिफाजती बाड़ के एक तरफ एक गैर कानूनी बस्ती है जो सुबह ही सुबह खड़ी कर दी गई, दूसरी तरफ दिहाइयों पुराना गांव है जिसे किसी भी वक्त गिराए जाने का खतरा है। मकबूजा वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी किसानों की ज़िंदगियों को हर गुजरते दिन के साथ नामुमकिन बनाया जा रहा है। लगभग 1 दहाई कबल सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने मुल्क की एक नई तसव्वुराती तश्कील का ऐलान किया जो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं थी। इस मेगा मंसूबे को वियन 2030 का नाम दिया गया। حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي.
दरअसल ये ऐसे मंसूबों का सिलसिला था जो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया के लिए भी तकनीकी तौर पर इंतहाई हैरत अंगेज होने वाला था। इन तसव्वुरात को शानदार तशरीही मवाद में ढाला गया और इन मंसूबों से मुतल्लिक ख्याली मनाजर पेश किए गए जिन्होंने दुनिया भर में मीडिया में वसी कवरेज हासिल की और इसमें हैरत और तमस्खर दोनों अनासर शामिल थे। ये सब मंसूबे सऊदी अरब के तकरीबन $1 खरब के खुद मुख्तार पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF के जरिए बनाए जाने थे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की दौलत जो बड़ी हद तक तेल की फरोख्त से होने वाली आमदन पर मुनसर थी को एक ऐसे मुस्तकबिल की बुनियाद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाना था जो तेल से आज़ाद हो। इस विजन के तहत सऊदी अरब को तेल पर इन्हासार से निकालकर एक जदीद, मुतनव्वे और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत में बदलने का हदफ रखा गया था और इस मकसद के लिए अरबों डॉलर के मेगा मंसूबे शुरू किए गए जिनमें न्यूम सिटी, दी लाइन और दी क्यूब जैसे मुस्तकबिल नुमा शहर शामिल थे जिन्होंने दुनिया भर में हैरत और बहस दोनों को जन्म दिया। ताहम अब सूरत हाल बदलती दिखाई देती है। नियोम मंसूबे के हवाले से इसकी अहमियत के पेश नज़र, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ये एक बड़ा आलमी इक़्तिसादी जोन है। अब सवाल ये है कि क्या उसमें तेज़ी आई है या कोई मंसूबा मनसूख हुआ है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। मैं अब वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि नियोम में कोई भी मंसूबा मनसूख नहीं किया गया। क्या कुछ मंसूबे मुअख्खर हुए हैं? यकीनन हाँ। क्यों? बाज़ मंसूबों में ताख़ीर हुई है क्योंकि वो अहम तरजीही मरहले क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं हैं। इस ताख़ीर का मजमूई मंसूबे पर कोई अहम असर नहीं पड़ा। मुतादिद रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बड़े मंसूबों में से कई तो महदूद किए जा रहे हैं या उन पर काम सुस्त हो चुका है और बाज़ को अमली तौर पर बंद भी किया जा रहा है। दी लाइन जैसे तवील और इंतहाई महंगे मंसूबों को अब निस्बतन सादा शक्ल में ढाले जाने की इतलात हैं, जबकि कुछ दीगर मंसूबे मुकम्मल तौर पर फाइलों तक महदूद हो गए हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तब्दीली की बड़ी वजह माली दबाव, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और गैर मुल्की सरमायाकारी की वो सतह है जो तवक्कुआत के मुताबिक हासिल नहीं हो सकी। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और खित्ते में कशीदगी ने भी इस मुआशी मॉडल पर असर डाला है। सऊदी अरब माजी में भी ऐसे बड़े तरक्याती मंसूबों का तजर्बा कर चुका है जहां अरबों डॉलर खर्च होने के बावजूद कई मंसूबे अपनी असल सूरत में मुकम्मल ना हो सके। ताहम इस बार वियन 2030 को एक ज्यादा जामे समाजी और मुआशी तब्दीली के तौर पर पेश किया गया था जिसका मकसद सिर्फ शहरों की तामीर नहीं बल्कि पूरे मुआशी ढांचे को बदलना था। इस दौरान कुछ शोबों में नुमाया तब्दीलियां जरूर देखी गई हैं, जैसे तफरीह, खेल और सेहत का बढ़ता हुआ किरदार और खवातीन के लिए समाजी आज़ादियों में इजाफा। लेकिन सियासी सतह पर सख्तियां और इख्तलाफ राय पर पाबंदियां अब भी बरकरार हैं, जिस पर इंसानी हुकूक के हवाले से सवालात उठते रहे हैं। अब हुकाम की कोशिश है कि बड़े और महंगे मंसूबों की बजाय निस्बतन छोटे और काबिल अमल मंसूबों पर तवज्जो दी जाए, जैसे बहराए अहमर के रिजॉर्ट्स और तारीखी इलाकों की बहाली। तज्जियाकारों के मुताबिक ये तब्दीली मुकम्मल नाकामी नहीं बल्कि एक अमली एडजस्टमेंट भी हो सकती है। ताहम ये भी हकीकत है कि वियन 2030 जिस पैमाने की तब्दीली का वादा करता था वो अभी तक जुज़वी तौर पर ही हकीकत बन सकी है। यूं लगता है कि सऊदी अरब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ख्वाबों की मईशत और अमली हकीकत के दरमियान फासला अब ज्यादा वाज़ेह होता जा रहा है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में इतवार को रेलवे ट्रेन पर होने वाले धमाके में मुतअद्दिद लोग न सिर्फ छत से महरूम हो गए बल्कि वो बड़े पैमाने पर माली नुकसान से भी दोचार हुए हैं। BBC की टीम ने वहां माली नुकसानात के हवाले से क्या देखा, जानिए तफसीलात कोयटा से मोहम्मद कासिम की इस रिपोर्ट में। ये तबाही के वो मनाजिर हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ ज़ोरदार बम धमाके की वजह से हुए। ये वो मुकाम है जहाँ सरकारी हुकाम के मुताबिक शुमाल की जानिब से आने वाली रेलवे ट्रेन को निशाना बनाया गया। उनका ये बताना है कि यहाँ एक गाड़ी में दमखेज़ मवाद था और यहाँ जब ट्रेन पहुंची तो उस दमखेज़ मवाद को उड़ाया गया और इसके नतीजे में यहाँ ये गड़ा भी पड़ गया बहुत बड़ा सा। ट्रेन के साथ जो 3 बोगियाँ थी वो डिरेल हो गई और इनमें से 2 बोगियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि इस ज़ोरदार धमाके के नतीजे में तबाह हो गई हैं। इन गाड़ियों में आग बड़ा कुटी, इसकी वजह से ये तमाम गाड़ियाँ नाकारा हो गई हैं।
यहाँ ये जो घर हैं ये रेलवे ट्रैक के करीब वाक़ हैं और यहाँ जो ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में यहाँ ये घर सारे मुतासर हो गए हैं और ये जो बिल्डिंग है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और यहाँ एक शख्स हलाक भी हुआ और उसके फैमिली के लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और बाकी घरों में भी बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं और 3 दर्जा से ज़ायद ऐसे घर हैं जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है और वो अब रहने के काबिल नहीं हैं। यहाँ जो घर रहने के अब काबिल नहीं रहे तो हमने देखा कि इनके मकीन अपने सामान को गाड़ियों में लोड कर रहे हैं ताकि वो आर्जी तौर पर कहीं और अपने रिहाइश का इंतज़ाम कर सकें। इस धमाके की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी उसका अंदाज़ा इन घरों के अंदर होने वाले नुकसान से लगाया जा सकता है। यहाँ घरों के शीशे टूट गए हैं, इनके दरवाजे मुतासर हुए हैं। सर इतवार का दिन था, सुबह के तकरीबन 8:05 पर एक खौफनाक धमाका आवाज़ सुनाई दिया। हम जैसे ही उठ के पूरे बादल छाए हुए थे, कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। जैसे ही हम निकले तो हमारे घरों के ना शीशे बचे थे ना खिड़कियां बचे थे। बच्चे 2 हमारे ज़ख्मी हुए हैं, ख़वातीन ज़ख्मी हुए हैं। बाकी हम जैसे बाहर निकल गए हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि क़यामत खेज़ मंजिर थे। इस धमाके की शिद्दत की वजह से बहुत सारी गाड़ियां बाहर जल कर तबाह हो गई। वहाँ हमने देखा कि घरों के अंदर जो गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल वगैरह थे या जो दीगर कीमती अशिया वगैरह थे, घरों के गिरने की वजह से उनको भी नुकसान पहुंचा है। कुछ इस घर में बाकी नहीं रहा, ये अब रहने के काबिल ही नहीं है। तो हम हुकूमत वक्त से यही अपील करेंगे कि हमारे नुकसान का जल्द अज जल्द अजाला किया जाए और हमारे पास कोई वसाइल नहीं है कि हम इस घर को दोबारा से तामीर कर सकें। रेलवे शटल सर्विस को रेलवे स्टेशन से चंद सेकंड के फासले पर निशाना बनाया गया। सरकारी हुकाम का कहना है कि इस वाक़े के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का सिलसिला जारी है, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान का ये कहना है कि इस वाक़े के जो मुतासरीन है हुकूमत हर सतह पर उनकी मदद और मावनत का सिलसिला जारी रखेगी। जली हुई दीवारें, राख से भरे घर, टूटी चारपाइयां, बिखरा सामान और दीवारों पर आग के सियाह निशानात। पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक खामोश गांव जहां कभी जिंदगी थी, अब सिर्फ खौफ बाकी है। ये मनाजर हैं शुमाली सिंध के जिला जैकब आबाद के गांव सिद्दीक अराई के, जहां लव मैरिज यानी मोहब्बत की शादी के बदले में हमला आवरों ने पूरा गांव ही जला डाला। इंतकाम की इस आग का सिलसिला बज़ाहिर एक वीडियो बयान से शुरू हुआ। कभी भी जिक्र नहीं हुआ था तो को रिश्ता दो। हम खानदानी आदमी हैं, हम पर्देदार हैं, हमारी बेटी को बयान दे रहे हैं, हम कभी हमारी औरतें बाहर नहीं जाती हैं। तो उन्होंने फतवा जारी किया कि चलो उधर सारे गांव को जो है जलाओ और आग दो और मलार और उसका बेटा जो भी नजर आए उसको कत्ल करना है। वडेरे लोग कहते रहे सब कुछ जलने दो, न फायर ब्रिगेड आई न पुलिस पहुंची, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। पसंद की शादी, खानदान वालों की नाराजगी, नतीजे में पूरे गांव को आग लगा दी गई। मैं जिस गांव में मौजूद हूं ये शुमाली सिंध के जिला जैकबाद की तहसील ठुलका गांव सिद्दीक आराई है, जहां के नौजवान हसन बुरड़ो ने करीबी गांव की लड़की सिद्रा चन्ना से लव मैरिज की, जो उनके दूसरे कबीले से ताल्लुक रखती थी। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसके बाद दर्जनों मुसल्लह अफराद ने इस गांव पर हमला किया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। और कोर्ट मैरिज कर गया असल में मत इल्जामात मनगड़ी छोकरी बैठी है मसा अगर कोई भी ना है। इस वीडियो में कराची में ज़ेर तालीम हसन बुरड़ो और 5वीं जमात तक पढ़ने वाली सिद्रा चन्ना ने दावा किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली है, लेकिन दोनों के इस फैसले ने दो बिरादरियों को आमने सामने ला खड़ा किया। नौजवान हसन बुरड़ो के वालिद मल्हार बुरड़ो कहते हैं कि उन्हें ये तक मालूम नहीं था कि दोनों की दोस्ती कब हुई और उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कब किया। दिन सुबह जैसे हुई तो वो इधर पुलिस आई हमारे गांव पे कि आपके बेटे ने आपकी लड़की उठाई है सरदार चने के गांव से। तो पुलिस यहाँ से हमारे लोग भी गिरफ्तार करके गई। बाद में से हुआ 9 बजे मेरे सरदार साहब ने मेरे से रब्ता किया। मैंने कहा सही मुझे पता नहीं, उनके नंबर बंद जा रहे हैं, आप 1-2 दिन की मुझे मोहलत दें तो इंशाल्लाह ताला जैसे वो कहीं न कहीं पहुँचेगा तो हम सारा मसला हल करेंगे। तो बाद में यूँ हुआ कि वो 11 बजे
उनका मेरे साथ कोई बेटे से रब्ता नहीं हुआ। 11 बजे जाके उसने हैदराबाद में जब निकाह किया हाई कोर्ट हैदराबाद में, तो उसने सोशल मीडिया पे जैसे छोड़ा, तो सोशल मीडिया के बाद यूं हुआ कि सरदार अहमद अली खान चनो 400-500 हथियार बंद लेके उधर मीरपुर थाने पे गया, तो उन्होंने फतवा जारी किया कि चलो उधर सारे गांव को जो है जलाओ और आग दो, और मल्हार और उसका बेटा जो भी नजर आए उसको कत्ल करना है। सिद्दीक आरई गांव में दाखिल हों तो हर तरफ तबाही दिखाई देती है। 2 दर्जन से ज्यादा घरों में या तो हर चीज जल चुकी है या तो तोड़ दी गई है। पानी के नलकों से लेकर घास काटने वाली मशीन तक कुछ भी महफूज नहीं बचा। गांव वाले कहते हैं कि हमले का निशाना सिर्फ हसन बुर्ड़ो का खानदान नहीं बना, बल्कि वो लोग भी मुतासिर हुए जिनका इस शादी से कोई ताल्लुक नहीं था। इस बक्से में जहेज का सारा सामान रखा हुआ था। 2 लड़कियों की शादी की तैयारी जारी थी। सब कुछ जल गया, छतें गिर गईं, हर तरफ आग फैल गई। हमला आवर आए, कुछ सामान लूट कर ले गए और बाकी जला दिया। तकरीबन दोपहर 12 बजे वो लोग आए, उन्होंने आग लगाना शुरू कर दी। 2-3 बरादरियों के लोग उनके साथ थे। बड़ी तादाद में मुसल्लह अफराद ने हमला किया और हमारे घरों को आग लगा दी। बिस्तर जला दिए गए, अनाज जल गया, हर चीज़ राख हो गई। वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। वो गैस सिलेंडर और पेट्रोल साथ लाए थे। उन्होंने सिलेंडरों में धमाके किए जिससे छतें उड़ गईं। सैकड़ों मन अनाज जल गया। फायर ब्रिगेड नहीं आई, फ़ोन भी किए लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इस गांव में सिर्फ मर्द मौजूद हैं। खवातीन हमले से पहले ही यहाँ से निकल गई थीं। एहले खाना के मुताबिक उन्हें खौफ था कि कहीं खवातीन को भी निशाना न बनाया जाए। सिद्दीक आरई गांव के रहायशों की अक्सरियत की किस्मत में दोबारा ये खेमे आ गए हैं। ये पहली बार नहीं है। 2010 के सैलाब में ये गांव बुरी तरह से मुतासिर हुआ था और यहाँ के रहायशियों ने कई महीने जो कराची में खेमों की बस्ती में ज़िंदगी गुजारी। जब 2022 में शदीद बारिशें हुईं तो एक मरतबा फिर इन्हें कराची जाना पड़ा और खेमा बस्ती में रहना पड़ा, मगर इस मरतबा उन्हें हुकूमत की तरफ से ऐसे घर बना दिए गए ताकि वो सैलाब और बारिशों से महफूज रह सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये इस दुश्मनी से बच नहीं सके और नतीजे में गांव को जलाया गया और एक बार फिर वो इस खेमे में रहने पर मजबूर हो गए हैं। गांव का प्राइमरी स्कूल भी इस हमले से महफूज नहीं रह सका। इस इमारत को भी आग लगा दी गई। अब बच्चे एक बैठक में तालीम हासिल कर रहे हैं और डेस्क आसपास के स्कूलों से मांग कर लाए गए हैं। ये गाजी खान चन्ना गांव में है, जहाँ के रहायशियों पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो बुरड़ा कम्युनिटी के गांव है उस पर हमला किया था। यहाँ के जो रहायशी हैं उन्होंने FIR दर्ज करवाई है जिसमें कहा गया है कि 5 मई की रात को 10 से ज़ायद अफराद ने इस गांव पर हमला किया और जो सिद्रा चन्ना है उसको अगवा करके ले गए और उसके वालिद ने ये FIR जो बुरड़ा थाना है वहाँ पे भी दर्ज कराई है। नहीं, हमारी बच्ची जो है 14 साल की है, ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट है। एक तरफ दावा है मोहब्बत का, दूसरी तरफ इल्जाम है अगवा का। सिद्रा चन्ना के वालिद ने हमें बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया और दावा किया कि उनकी बेटी की उम्र 18 बरस से कम है। कभी भी जिक्र नहीं हुआ था तो को रिश्ता दो, कभी भी नहीं, न हमारे घर वालों को न हमारे ख़ानदान को किसी ने भी नहीं कहा था कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दो। किसी ने भी नहीं कहा था। ये झूठ बोल रहे हैं, ये अगवा है। हम खानदानी आदमी हैं, हम पर्देदार हैं, हमारी बेटी को बयान दे रहते हैं। हम कभी, हमारी औरतें बाहर नहीं जाती हैं, किसी शहर में नहीं जाती है। हमारे ये पर्दे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, हम पर्दे वाले हैं। चन्ना बरादरी के सरदार तस्लीम करते हैं कि मुश्तिल अफराद सिद्दीक आरई गांव पहुंचे थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि आग और नुकसान खुद गांव वालों ने किया, जबकि उस वक्त वो थाने में FIR दर्ज करा रहे थे। हमने उस अपने आदमियों को भेजा, जल्दी जाओ, कोई जानी माली नुकसान ना हो जाए। उसने मुझे कॉल के बताया कि सर मेरे कंट्रोल में है, पीसफुल है, 10-15 आदमी वहाँ पहुँच गए थे। उसने कुछ नुकसान किया है जवाबदारों का, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैं उसको
लेके आपके हाउस यहाँ पर आता हूँ, हाउस पे आता हूँ। मैंने कहा जल्दी आ जाओ, मैं भी वहाँ आता हूँ। हम सारे इधर ही आ गए। उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि वो जो है दूसरी तरफ वाली बिरादरी, उसके बहुत सारे लोग आ गए थे और आपने भी हमें मशवरा दिया कि वापस आ जाएं। तो हमने थोड़ा बहुत नुकसान किया, 2-4 ईंटें छत की ली थी, उखाड़ दी थी, मतलब हाथ से थोड़ा बहुत नुकसान किया। मैंने कहा ये आपने अच्छा नहीं किया, हमारे कानून मदद करता, आपने ऐसा क्यों किया। फिर जो है साहब उसके बाद ये जो आग वाला मसला है और इतने बड़े घर जल गए हैं, सारा कुछ जो है उनकी प्लानिंग की हुई है। उसके 5 या 10 घर को नुकसान हुए थे, अभी वो 15, 20, 30, 35, 40 घरों को नुकसान। ये गार्डर टीयर कहाँ चले गए, उनसे पूछे कोई, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसने प्लानिंग करके ये सब कुछ किया है हमारे ऊपर केस करने के लिए और हमारा हक गज़ब करने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मीरपुर थाना यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था तो पुलिस इस हंगामाराई को रोकने के लिए कहाँ थी। मुतासिरीन के इल्जामात के बरक्स पुलिस का कहना है कि फौरी कार्रवाई की गई। मुतासिरीन की मुद्दइयत में 32 अफराद के खिलाफ हंगामाराई का मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि 10 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे ये हमें ढूंढ रहे हैं। बराए मेहरबानी मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ, आला इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हसन और सिदरा इस वक्त नामालूम मकाम पर हैं और सोशल मीडिया पर अपनी जान को खतरा लाहक होने का दावा कर रहे हैं। दही सिंध में आज भी कई बिरादरियों में लड़की की शादी का पहला हक खानदान के अंदर समझा जाता है और खानदान ये कबीले से बाहर पसंद की शादी बाज औकात कारोकारी जैसे खूनी अंजाम तक पहुंच जाती है। सामीन, खेल में जीतने के लिए रफ्तार, ताकत और मेहनत को हमेशा अहम समझा जाता रहा है, लेकिन अगर खिलाड़ियों से ये कहा जाए कि वो कारकर्दगी बढ़ाने वाली ममनुआ अद्वियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या होगा। लास वेगास में इस हफ्ते शुरू होने वाले इन्हांस्ड गेम्स को इसी तस्वर पर मबनी मुकाबले करार दिया जा रहा है, जहां कारकर्दगी बढ़ाने वाली अद्वियात यानी परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। तो क्या ये खेलों की दुनिया में एक नया इनकलाब है या फिर मुकाबले के नाम पर इंसानी जिस्म के साथ एक खतरनाक तजर्बा। जानिए गजनफर हैदर से। अमेरिका के शहर लास वेगस में होने वाले इन मुकाबलों में दौड़, तैराकी और वेट लिफ्टिंग समेत कई मुख्तलिफ खेल शामिल हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी कानूनी तौर पर मंजूर शुदा कारकर्दगी बढ़ाने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें टेस्टोस्टेरोन और इंसानी अफजाइशी हार्मोन भी शामिल हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि खेलों की दुनिया में ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल पहले ही खुफिया तौर पर मौजूद है, इसलिए वो इसे खुले अंदाज में सामने ला रहे हैं। इन्हांस्ड गेम्स के मुंतज़मीन का दावा था कि ममनुआ अद्वियात के साथ इंसानी जिस्म नई हदें अबूर कर सकता है। मुकाबलों में मजमूई तौर पर $25 मिलियन की इनामी रकम रखी गई थी, जबकि आलमी रिकॉर्ड तोड़ने वालों के लिए $10 लाख तक के बोनस का ऐलान भी किया गया था। दस्तयाब नताइज के मुताबिक सिर्फ एक गैर सरकारी आलमी रिकॉर्ड टूटा। यूनान के तैराक क्रिस्टियान गुलुमोव ने मर्दों के 50 मीटर फ्री स्टाइल रेस में 20.81 सेकंड में मुकम्मल की और $10 लाख हासिल किए। लेकिन ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ काम करने वाले इदारों और तिब्बी माहिरीन ने इन मुकाबलों पर शदीद तनकीद की है। अमरीकी इंसदाद डोपिंग एजेंसी के सरबराह ट्रेविस टारगेट ने BBC से गुफ्तगू में कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को ये पैगाम नहीं दिया जाना चाहिए कि कामयाबी के लिए रोज़ाना ख़तरनाक अद्वियात इस्तेमाल करना ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक स्टेरॉयड्स और इंसानी अफजाइशी हार्मोन दिल के अमराज, फालिज और जिस्मानी और जहनी मसाइल का बायस बन सकते हैं। नाकरीन का कहना है कि ये मुकाबले खेलों के बुनियादी उसूलों और मुनसिफाना मुकाबले के तसव्वुर को चैलेंज करते हैं। दुनिया भर में सेहत की सहूलियात रोज़ बरोज़ बेहतर होती जा रही हैं। अब बरतानिया में कैंसर के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा की एक नई इंजेक्शन शक्ल हज़ारों मरीजों के लिए मुतारिफ कराई जा रही है। इस इंजेक्शन की मदद से कैंसर के तवील इलाज में लगने वाला वक्त 90% तक कम किया जा सकता है। हेल्थ रिपोर्टर जिम रीड की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। पिछली दहाई के दौरान कैंसर के इलाज के तरीकों में तेज़ी से तब्दीली आई है। स्टीफन फ्रेंड यहाँ जिल्द के कैंसर के इम्यूनोथेरेपी इलाज के लिए आए हैं।
इससे पहले ये दवा ड्रिप में मिलाकर दी जाती थी और इस अमल में हर महीने 1 घंटा या इससे भी ज़्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब ये एक इंजेक्शन की शक्ल में दस्तयाब होगी जिसे लगाने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। I've been kind of deliberating over this. मैं इस बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहा था। यहाँ आते हुए भी थोड़ी टेंशन थी, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। नर्सें बहुत अच्छी थीं और सब कुछ बगैर तकलीफ के और आसानी से हो गया। अब इस नए तरीके से स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। ये बिल्कुल कोविड की वैक्सीन लगवाने जैसा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। स्टेफन को जो दवा दी जा रही है उसका नाम कैट्रोडा है। ये दवा मरीज के अपने मुदाफ़ती निज़ाम की मदद करती है। ये अपनी नौयत का तीसरा इलाज है जो अब सरकारी अस्पतालों में एक सादा टीके के तौर पर दस्तयाब होगा। इससे छाती और बेज़ादानी के कैंसर में मुब्तला मरीजों के अलावा हज़ारों दूसरे मरीजों को भी फ़ायदा होगा। There are about 14,000 people a year having this treatment. हर साल तकरीबन 14,000 लोग ये इलाज करवाते हैं और अभी उन्हें अस्पताल आकर काफ़ी देर तक दवा लगवानी पड़ती है। अगर हम ये इलाज कम वक्त में कर सकें तो एक फ़ायदा ये होगा कि कीमोथेरेपी यूनिट्स में जगह खाली होगी और दूसरा फ़ायदा ये कि हम इलाज लोगों के घरों के करीब दे सकेंगे। इस दवा का नया टीका बरतानिया भर में दस्तयाब होगा। सरकारी सतह पर इसकी कीमत खुफिया रखी गई है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये ड्रिप वाले इलाज के बराबर ही है। असदुल्ला मेंगल की कार बलख शेर मजारी के घर से थोड़े फासले पर पाई गई, जो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। जब कार को खोला गया तो अगली नशिस्त पर खून के धब्बे थे, लेकिन असदुल्ला मेंगल और उनके दोस्त अहमद शाह दोनों गायब थे और तलाश के बावजूद वो कहीं ना मिल सके। ये कहानी है पाकिस्तान के शोहरतज़दा सूबे बलूचिस्तान के पहले जबरन लापता होने वाले नौजवान की, जिनकी मौत ताहाल एक मुइम्मा है। रियाज सोहेल की तहरीर सुनिए नादिया सुलेमान से। असदुल्ला मेंगल की कार बलख शेर मजारी के घर से थोड़े फासले पर पाई गई, जो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। जब कार को खोला गया तो अगली नशिस्त पर खून के धब्बे थे, लेकिन असदुल्ला मेंगल और उनके दोस्त अहमद शाह कुर्द दोनों ही गायब थे और तलाश के बावजूद वो कहीं ना मिल सके। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब अफ़वाहें और हकीकत में ये वाक़या बयान किया है। असद मेंगल बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आला सरदार अताउल्ला मेंगल के बड़े फर्जंद और साबिक वज़ीर-ए-आला अख्तर मेंगल के बड़े भाई थे, जिनकी उम्र 19 साल थी और वह कराची में नेशनल कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। रियाज सोहेल की तहरीर सुनिए नादिया सुलेमान की ज़बानी। असद मेंगल को सियासी बुनियादों पर बलूचिस्तान का पहला जबरी लापता नौजवान करार दिया जाता है। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि 1976 में वो 14 बरस के थे। उन दिनों जाहिर है कि मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन हर घर में नहीं होता था और उनके घर टेलीफोन मुनक़ता कर दिए गए थे। उनके भाई असद मेंगल टेलीफोन पर बात करने के लिए मोहम्मद अली सोसाइटी में बलख शेर मजारी के घर पर जाया करते थे। 6 फरवरी की शाम भी वो वहाँ गए थे। वो बताते हैं, हमें ये इत्ला मिली कि असद की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई और हमसे पूछने लगी कि वो कहाँ हैं। हम परेशान थे कि एक तरफ टेलीफोन आया है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है और वो इस किस्म का कोई तासुर देना चाह रहे थे कि वो नहीं कोई और मुलविस है। वो उनसे पूछगछ करना चाह रहे हैं। जब हमने जाए वक़ुआ पर जाकर गाड़ी देखी तो ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट दोनों ही पर खून के धब्बे थे। वाक़या रात 8 बजे के करीब पेश आया था। इससे पहले अचानक इलाके से बिजली चली गई थी और उसी दौरान 2 गाड़ियां आईं। एक ने रोड ब्लॉक किया और दूसरी ने फायरिंग की। एक चश्मदीद गवाह था जो तालिब इल्म था, उसने ये मंजर बयान किया था। जिस रोज़ असद मेंगल का वाक़या पेश आया उस रोज़ वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो कराची में ही थे। अफ़वाहें और हकीकत में वो लिखते हैं कि उन्हें सिंध के वज़ीर-ए-आला ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने टेलीफोन पर बताया कि शहर में कोई गैर मामूली वाक़या हुआ है। वज़ीर-ए-आला सिंध को सूबाई इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने बताया था कि सरदार अताउल्ला मेंगल के साहबजादे को बलख शेर मजारी के घर से अगवा किया गया है, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि अगवा करने वाले कौन लोग थे। ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के मुताबिक एक ऐनी शाहिद ने पुलिस को इत्ला दी थी कि असद मेंगल अपने दोस्त अहमद शाह कुर्द के साथ वक़्वे की रात को बलख शेर मजारी के घर आए थे। बलख शेर मजारी घर में नहीं थे। कहा जाता है कि किसी ने घर का दरवाज़ा खोला और असदुल्ला और उनके दोस्त अंदर गए और बैठ गए। कुछ ही देर बाद दोनों बाहर निकले और अपनी कार में सवार हो गए। जो ही घर का दरवाज़ा बंद हुआ, गोलियां चलने की आवाज़ आई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब के मुताबिक अगले रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने पेशावर जाना था और उन्होंने फ़ौज के सरबराह जनरल टिक्का खान से कहा कि वो पेशावर में मिलें। पेशावर में जनरल टिक्का खान ने दूसरे रोज़ उनसे मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म को बताया
کہ بلوچستان میں موجود کمان کا کہنا ہے کہ اگر اسداللہ مینگل اور ان کے ساتھی کو تحقیقات کے لیے گرفتار کیا جائے تو فوج کو مطلوبہ اطلاعات مل جائیں گی، جن کی بنیاد پر جھالاواں اور شاید ساراواں میں ہونے والی شرنگیزی کو یقینی طور پر ختم کیا جا سکے گا۔ فوج کا خیال تھا کہ اس مقصد کے لیے دونوں کو گرفتار کرنا بے حد ضروری تھا۔ جنرل ٹکا خان نے وزیراعظم کو بتایا کہ فوج کو ان کے کراچی میں قیام کے بارے میں علم تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں بلخ شیر مزاری کے گھر پہنچانے کے لیے کیا ترغیب دی جا سکتی تھی تاکہ وہاں سے انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ جنرل ٹکا خان نے کہا کہ ظاہری طور پر ویسا ہی ہوا جیسا منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ فوج کا خیال تھا کہ جب دونوں کی کار چلے گی تو ذرا آگے جا کر اسے SSG ٹیم اپنی کار آگے لا کر روک لے گی اور پھر انہیں زبردستی اپنی کار میں ڈال کر کوئٹہ پہنچایا جائے گا، جہاں سے ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تاہم فوج یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ اسداللہ مینگل اور ان کا ساتھی مسلح ہوں گے۔ جو ہی SSG کی گاڑی نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور اسے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے جواب میں SSG ٹیم نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان میں سے ایک موقع پر ہی اور ایک ٹھٹا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہلاک ہو گیا۔ SSG نے انہیں کوئٹہ جانے والے راستے میں کہیں رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ افواہیں اور حقیقت کے مطابق وزیراعظم بھٹو کو متعلقہ سینئر افسران کا مشورہ تھا کہ حکومت اسداللہ اور ان کے دوست احمد شاہ کرد کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرے اور کہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان بھاگ گئے ہوں اور وہاں پکڑے گئے ہوں۔ وزیراعظم نے جواب دیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں اور ممکن ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ واقعہ پورا یا ادھورا دیکھا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کی کار مل چکی ہے جس میں خون کے دھبے ہیں۔ خود لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ کیا ہوا تھا اور عوام کبھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ مقتولین خود افغانستان چلے گئے یا انہیں زبردستی بھیجا گیا تھا۔ راولپنڈی میں وزیراعظم بھٹو سے فوج کے نامزد آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ملاقات کی اور معاملہ دبانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر یہ واقعہ عام ہو گیا تو اس سے بلوچستان میں فوجی کارروائی کا عمل رک جائے گا۔ سردار اختر مینگل بتاتے ہیں کہ ان کے والد سردار عطا اللہ مینگل ان دنوں حیدرآباد سازش کیس میں قید اور جناح ہسپتال کے شعبہ کارڈیالوجی میں زیر علاج تھے۔ ان کو اسد نے آگاہ کیا تھا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے اور والد نے انہیں اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کے والد جیل میں تھے، چھوٹا بھائی منیر اور 2 چچا پہاڑوں میں تھے۔ اسد گھروں کو سنبھالنے والے تھے اور وہ اس وقت نیشنل کالج کراچی میں طالب علم تھے۔ سردار اختر مینگل کہتے ہیں کہ گرفتاری کا خدشہ تو تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح سے غائب یا مارا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں چلا، نہ ہی حکومت نے رابطہ کیا۔ بلوچستان پوسٹ ویب سائٹ پر نصیر دشتی نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اسد مینگل اور ان کا دوست احمد شاہ کرد بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خلاف عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کا کام کر رہے تھے۔ ریاستی اداروں کو ان پر یہ شبہ تھا کہ وہ عوامی رابطہ کاری کے علاوہ بلوچستان میں عسکریت پسندی کے لیے بھی موبلائزیشن کر رہے ہیں۔ 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں بلوچستان کی پہلی صوبائی اسمبلی وجود میں آئی۔ یہاں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ میر غوث بخش بزنجو گورنر بنائے گئے۔ سردار عطا اللہ مینگل وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے، جبکہ خیر بخش مری نیشنل عوامی پارٹی کے اسمبلی میں صوبائی سربراہ رہے۔ دونوں لیفٹسٹ تھے، جبکہ نواب اکبر بگٹی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے۔ سردار عطا اللہ مینگل نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھٹو نیشنل عوامی پارٹی کو حکومت بنانے ہی نہیں دیتے، مگر مجبوری میں انہوں نے ایسا کیا کیونکہ اس وقت فوج ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اقرا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور بین الاقوامی تعلقات عامہ کے پروفیسر ڈاکٹر رضوان زیب اخبار فرائیڈے ٹائمز میں اپنے آرٹیکل دی روٹس آف ریزنٹمنٹ میں لکھتے ہیں کہ عطا اللہ مینگل کی حکومت اور وفاق میں تنازع شروع ہو گیا۔ مینگل نے 550 غیر مقامی ملازمین کو بلوچستان سے بے دخل کر کے واپس بھیج دیا، جن میں 2500 سے زیادہ پولیس اہلکار تھے۔ اس کے علاوہ بلوچستان دیہی محافظ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مینگل نے کوسٹ گارڈز کو مکران کے ساحل پر گشت کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ مری اور مینگل قبائل نے پٹ فیڈر ایریا میں پنجابی آبادکاروں پر حملے کیے۔ رضوان زیب کے مطابق انہی دنوں یعنی 1972 میں پاکستان کے کئی سیاستدان، جن میں زیادہ تر کا تعلق نیشنل عوامی پارٹی سے تھا، لندن میں تھے۔ اتفاقی طور پر وہاں بنگلہ دیش کے وزیراعظم شیخ مجیب الرحمان بھی موجود تھے۔ پاکستانی میڈیا بالخصوص حکومتی اشاعتی ادارے نیشنل ٹرسٹ پیپرز کے اخبارات میں یہ شہ سرخیاں بنائی گئیں کہ یہ لوگ بھٹو حکومت کا تختہ الٹا کر پاکستان کی تقسیم چاہتے ہیں۔ اس کو لندن پلان کا نام دیا گیا۔
उसी साल 10 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामाबाद में वाक़ इराकी सिफारतखाने से असलहा बरामद करने का दावा किया, जिसके बारे में कहा गया कि यह बलोच मुज़ाहमतकारों के लिए भेजा गया था। इसको बुनियाद बनाकर बलूचिस्तान में 30 दिनों के लिए सदारती निज़ाम नाफिज किया गया। नवाब अकबर बुगटी को गवर्नर लगाया गया, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसा नहीं चले और मुस्तफ़ी हो गए। उसके बाद अहमद यार खान को गवर्नर लगाया गया। बलूचिस्तान की पहली असेंबली को हुकूमत के क़याम के 10 माह में बरतरफ कर दिया गया और गौस बख्श बजंजो, अताउल्ला मेंगल और नवाब खैर बख्श मरी समेत नैब के कई सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार करके उन पर हुकूमत के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलाया गया। उसको हैदराबाद साजिश केस के नाम से याद किया जाता है। रिजवान ज़ेब के मुताबिक हुकूमत की बरतरफी के 6 हफ्तों के बाद हुकूमती फोर्सेस और काफिलों पर हमले शुरू हो गए। 18 मई 1973 को एक अहम हमला हुआ जब तंदूरी के मकाम पर दीर स्काउट्स को निशाना बनाया गया। अस्करियत पसंदों की खास तौर पर मौजूदगी सारावां, झालावां और मरी बुगटी एरिया में थी। जुलाई 1974 तक अस्करियत पसंद कई सड़कों का कंट्रोल हासिल कर चुके थे और मुल्क के दूसरे इलाकों से राबिता मुनक़ता कर दिया था। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हुई। सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं कि क़लात और खुस्तार से लेकर लसपेला तक वस्ती बलूचिस्तान में मेंगल हावी थे। मंजरनामे में उस वक्त तब्दीली आई जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 सितंबर 1974 को चमालिंग पर हमला किया, जिसमें 125 अस्करियत पसंद हलाक हो गए और 900 के करीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उन्होंने बलोच रहनुमाओं की तरफ नरम रवैया रखा। शहजादा जुल्फ़िकार के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक ने बलोचों से मीटिंग की। उन्होंने बताया कि उनसे जुल्म ज़्यादती हुई है, जिसके बाद गिरफ्तार लोग रिहा हुए और सियासी दर्जा हरारत मामूल पर आ गया। मीर गौस बख्श बजिंजो ने कहा कि बलोच फेडरेशन में ही रहें तो बेहतर है। मेंगल और मरी खामोश रहे। अताउल्ला मेंगल लंदन और खैर बख्श मरी अफ़गानिस्तान चले गए। उन्होंने एक दूसरी राह इख्तियार की और अपने लोगों को अफ़गानिस्तान बुला लिया। लंदन में अताउल्ला मेंगल ने सिंधी और बलोच कौम परस्तों पर मुश्तमिल वर्ल्ड बलोच ऑर्गेनाइजेशन कायम की। बजिंजो पाकिस्तान में रहे और BNP का क़याम अमल में लाए। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि असद की गुमशुदगी के 2 साल के बाद 1978 में असद से छोटे भाई मुनीर मेंगल के यहाँ बेटे की वलादत हुई। उसका नाम असदुल्ला रखा। वो कहते हैं कि जैसे आजकल एहतजाज होता है, धरने होते हैं कि लापता लोग वापस आ जाएंगे, हमें भी उम्मीद थी कि असद जिंदा होगा और वापस आएगा। जब नाम रखा गया तो ये तस्लीम करना पड़ा कि अब वो मजीद नहीं रहा। सरदार अख्तर मेंगल बताते हैं कि ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल ने ARY पर उनके साथ एक प्रोग्राम में एतराफ़ किया था कि वो असद को ज़ख्मी हालत में मुजफ्फराबाद कश्मीर में जलाली कैंप लाए थे और तशद्दुद में उनकी हलाकत हुई। अख्तर मेंगल अपने वालिद अताउल्ला मेंगल की जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकात का जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब वो इलाज के लिए लंदन जा रहे थे तो जनरल ज़ियाउल हक ने उनसे मुलाकात की और तसल्ली दी कि आप इलाज करा के आएँ, हम जब तक आपके बेटे की मालूमात ले लेंगे। वालिद ने उन्हें कहा कि जिस नौयत का वाक़या हुआ उसमें आप मुझे ये बावर कराना चाहेंगे कि वो बच्चा अभी तक जिंदा है? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह निशाना लगाकर फायर किए गए गाड़ी के उस हिस्से से सर दिखता है, तो मुझे ये तसल्ली आप ना दें। मुझे यकीन हो चुका है कि वो नहीं रहा। अब आप ये झूठी तसल्ली दें कि मेरा बेटा मारा गया है और मैं दिल पर हाथ रखकर यहाँ बैठ जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। बलूचिस्तान में ये एक मेरा ही बेटा नहीं है, कई बेटे मारे गए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब अफ़वाहें और हकीकत को मुरतब करने वाले अल्ताफ़ अहमद कुरैशी के मुताबिक इस वाक़ये के ज़िम्मेदार जनरल ज़ियाउल हक थे। 6 जनवरी को असद मेंगल के वाक़ये के वक्त जनरल ज़ियाउल हक की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का ऐलान हो चुका था, जबकि टिक्का खान महज नाम के चीफ ऑफ स्टाफ थे। जनरल ज़ियाउल हक की तैयारे में हलाकत और पाकिस्तान में जमहूरी दौरे हुकूमत की बहाली के बाद अताउल्ला मेंगल और बाद में खैर बख्श मरी वतन वापस आ गए। उन्होंने अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार की और अपनी सियासी विरासत अपने बच्चों के हवाले कर दी। अताउल्ला के बेटे अख्तर मेंगल वज़ीर आला बने, जबकि हरबियार मरी और बलाच मरी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। अख्तर मेंगल का कहना है कि जब 1996 में उनकी वज़ारत आला आई थी, उस वाक़ये को 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। किससे तहकीकात करते इदारों और हुक्मरानों को जो उसके ज़िम्मेदार हैं, वो इस वाक़ये को बलोच जदोजहद में शामिल करते हैं। अख्तर मेंगल ने सुप्रीम कोर्ट में जब लापता अफराद समेत बलूचिस्तान के मामलात पर दरख्वास्त दायर की थी, उसमें उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के रेफरेंस और सबूत के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब भी पेश की थी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा।
मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।